जय हिंद। आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये आज के समय में कितना रिलेवेंट है, क्या इसे बदलने की ज़रूरत है या अभी ये चल सकता है और लंबे पीरियड तक चल सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ये क्वेश्चन सिंपल सा है कि इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट टुडे, क्या भारतीय संविधान आज भी प्रासंगिक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये संविधान बना कैसे है, कब बना। ठीक है, तो ये संविधान बनता है, हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है बनता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ मेंबर्स थे, वो मिल के इसको तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे बना, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से इंडियन थॉट पे निर्भर नहीं था, क्योंकि अलग अलग जगह के कॉन्स्टिट्यूशन को उठा करके, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन को उठा करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इसका मतलब कई जगह के थॉट्स थे, मतलब कई जगह के थॉट्स थे। इसका मतलब वो कुछ जगह डेवलप कंट्री भी थी, कुछ जगह अंडर डेवलप कंट्री भी थी, जहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन को उठाया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इसमें अमेरिका जैसे देश का भी प्रोविज़न ऐड किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए अमेरिका से लिया गया प्रोविज़न को ऐड कर गया है, लेकिन वो समय अमेरिका डेवलप था। ठीक है, इंडियन कंपेरिजन में। ठीक है, क्योंकि हम तो उस समय भी गुलाम थे। ठीक है, वो आज़ाद हो चुका था, तो जो इंडिपेंडेंट होगा जाहिर सी बात है उसके पास ज़्यादा सुविधाएँ होंगी। ठीक है, सो वो पहले इंडिपेंडेंट हो चुका था ना, तो वहाँ से हम कुछ प्रोविज़न को लेकर रखे हैं। ठीक है, तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है 26 नवंबर। कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन बन के तैयार होता है। ठीक है, लागू कब होता है? 26 जनवरी। ठीक है, 1950 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बनना और ये लागू होना, ठीक है, ये डेट इसलिए भी है क्योंकि जब इसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? यहाँ से, जब भारत में ये लागू हो गया। लेकिन ये जब लागू होता है ना, तो तुरंत, मतलब अभी 1 साल बाद 1951 में ही पहला अमेंडमेंट हो जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस बारे में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन वो उतना अच्छा नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की जरूरत पड़े। ठीक है, सो अमेंडमेंट उस प्रोविजन को तो नकारते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबे समय तक चलेगा, लेकिन एक रूल भी है, ये सोसाइटी पर्सन और ये सबके लिए एक रूल है कि अगर किसी के अंदर चेंज ना आए ना, जब तक चेंज नहीं आएगा ना, वो अच्छे टाइम तक या लंबे ड्यूरेशन तक नहीं चल सकता। तो चेंज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसी के साथ एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया था 368 का। कौन सा प्रोविजन? 368 का, जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को क्या करे? अमेंड करे। ठीक है, बहुत सारे केस लॉ हैं, उसमें केस लॉ था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि केशवानंद भारती के केस में कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को पार्लियामेंट क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है। एक्सेप्ट किसको एक्सेप्ट करती है? बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है वही नहीं चेंज हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है, केशवानंद भारती केस में यही कहा गया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो उद्देश्य है, हम अमेंडमेंट कुछ ऐसा ना कर दें उसमें कि उसी में प्रॉब्लम आ जाए ना। मान लीजिए कि हमें सोशलिस्ट स्कीम चलाना है, हमें इंडिया को डेमोक्रेटिक रखना है, इसी वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कल को अमेंडमेंट करके कहेगा पार्लियामेंट कि आज के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य खत्म हो जा रहा है ना। तो कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं होगा जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो, एम ही खत्म हो जाए, उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाए, उसकी फिलॉसफी ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो इस केस इसमें क्या बोल दिया गया कि किस 368 का यूज करके पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। किस चीज़ को छोड़ के? स्टेप बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके किसी भी प्रोविजन को क्या कर सकती है? पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि आज तक टोटल 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। कितने आर्टिकल हैं? 395। कितने आर्टिकल हैं? 395। ठीक है, इतने आर्टिकल और इतने अमेंडमेंट। ठीक है, ये क्या है? टाइम के साथ साथ इनके में परिवर्तन की जरूरत थी, इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया? अमेंडमेंट किया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? एट ए टाइम इनको ऐड करके ना, इसमें इनको जब इसमें ऐड कर देते हैं तो ये ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिनेरियो को देख के बनाया है और ये जो प्रोविजंस थे वो इतने अच्छे थे कि वो आज तक चले, बल्कि ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ प्रोविजन है कि अभी गवर्नमेंट कंप्लीट तक नहीं कर पाई है। ठीक है, जैसे DPSP देख लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बहुत सारे प्रोविजन है जो गवर्नमेंट हमें अभी तक नहीं प्रोवाइड कर पाई है। ठीक है, अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाई। जैसे क्या था कि उसमें एक और देखिएगा कि आपको आर्टिकल 44 दिखेगा। ठीक है, आर्टिकल 44 दिखेगा इसमें, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। आज तक गवर्नमेंट नहीं लेकर आ पाई। ठीक है, देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट लेकर आती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक नहीं ले पाई। ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक एम था ना कि हम एक ऐसी सोसाइटी को बनाएंगे भारत में जहाँ सब यूनिफॉर्म होंगे, मतलब एक तरह दिखेंगे, एक ही तरह के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या था? उनका एम था, उस समय पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय कंडीशन अलग थे।
लेकिन डीपीएसपी क्यों है? क्योंकि वेलफेयर स्टेट हम बनाएंगे कब? जब हमारे पास उस तरह की इकोनॉमी, उस तरह की सुविधाएं, उस तरह के सिस्टम अवेलेबल हो जाएंगे तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से है ना, ये फ्यूचर में वर्क करेंगे ना, सो ये और भी रिलेवेंट बना देते हैं। फंडामेंटल राइट जो हमें राइट्स मिले हुए हैं वो राइट्स हमें परमानेंट चाहिए, हमें कहीं आने जाने की स्वतंत्रता हमेशा चाहिए, खाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, है इन सब चीज़ें हमेशा चाहिए हमको ना। तो जब हमें ये सब हमेशा चाहिए तो ये भी प्रोविजन क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेवेंट बनाते हैं। बाकी चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे किस पार्लियामेंट में कोई भी इलेक्शन का प्रोविजन हो, या प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन हो, सारे इलेक्शन हम उसी तरह से कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। लेकिन सवाल तब उठा ना जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट आता है। कौन सा अमेंडमेंट आता है? 42nd अमेंडमेंट आता है, ठीक है। ये इस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अमेंड कर दिया गया कि इस अमेंडमेंट को हम एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा सिचुएशन फिर आ सकता है? ठीक है, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी 104 हो चुके हैं। अगर ऐसा सिचुएशन फिर आता है तो मुझे नहीं लगता कि इस आर्टिकल्स में बहुत सारे आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल छूट सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा सिचुएशन ना आए, इसलिए केशवानंद भारती का केस क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। और ये आज से नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, ये केस 1973 का है। कब का है? 1973। केशवानंद भारती का केस कब का है? 1973 का केस है। 1973 का केस है और ये इसके कंप्लीट हो चुके हैं 50 ईयर। कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 50 ईयर। जो केशवानंद भारती का केस है ये 1973 का केस है और इसके 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यानी तब से इसका अमेंडमेंट अपने आप स्लो हो चुका है। क्या हो चुका है? अपने आप स्लो हो चुका है, क्योंकि तो पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को क्या वायलेट नहीं कर सकती अमेंडमेंट करते समय, ठीक है। जुडिशरी देखती रहेगी कि कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं तोड़ रहा है, कोई अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। तो केशवानंद भारती केस ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन को क्या किया? प्रोटेक्ट किया। लेकिन क्या केशवानंद भारती का केस का जो जजमेंट है वो भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के विचारकों से प्रभावित है? तो जी हाँ है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर और लोगों ने भी ऐसा कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता जिसमें बार बार अमेंडमेंट की जरूरत पड़े ना। तो कम से कम अमेंडमेंट की जरूरत तब पड़े तब कि वो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से वो आर्टिकल सही नहीं बैठ रहे हैं, तब पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे, ना कि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख के, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अगर इंक्लूड न किया जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबे समय तक चलता है और चलेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमसे जो लोग वोट मांगने आते हैं ना, वो इसी बेसिस पे वोट मांगने आते हैं कि हम ये काम कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने आया था तो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि आर्टिकल 370 खत्म कर देंगे। क्या बोला था उन्होंने बोला था कि ट्रिपल तलाक हटा देंगे, ठीक है। तो इन मुद्दों को ही लेके वो हमसे वोट मांगने आते हैं और जब हम उनको वोट देते हैं तो उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ साथ हमारे इंटरेस्ट भी उनसे जुड़े होते हैं, तभी हम उनको वोट देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो कोई बिल ऐसा पास करते हैं, इसका मतलब लोगों की भी वही मर्जी थी, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई बिल पास होते हैं पार्लियामेंट में तो अमेंडमेंट को जेन्युइन माना जाएगा और अच्छा माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख के कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर पूरा इस लेक्चर को देखें तो हमको ये समझ में आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिलेवेंट है। क्या है? आज भी समय पे रिलेवेंट है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट जैसे 368 का प्रोविजन और इस पे अंकुश लगाने के लिए केशवानंद भारती केस का जजमेंट, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया जा सकता। और इस केस के 50 साल पूरे होने पे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी इस बार बार हर अमेंडमेंट को चेक करती है, कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो वैसे के वैसे सेफ रहेगा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ता रहेगा और ग्रो करता रहेगा। हम कहते भी हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट का मतलब उसमें चेंज पॉसिबल है, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें चेंज हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।